HEN 101 पुस्तक 1 हिंदी भाषा का परिचय और उसकी संरचना। इकाई 2 प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक अर्थात जब हिंदी व्यवहार हेतु इस्तेमाल की जाती है ना, कोई भी हम बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ मंगानी है या कुछ चीज़ प्राप्त हुई है, उसके लिए जब हम लेटर लिखते हैं और उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसको प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है ना। जब व्यवहार में इस हिंदी लाते हैं तब उसको प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। सिर्फ कहानी सुनना, कथा सुनना या प्रवचन सुनना, उसके लिए जो हिंदी होती है वो साहित्यिक हिंदी होती है, लेकिन जब व्यवहार में हिंदी इस्तेमाल की जाती है तब उसको प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है, मतलब कोई उपयोग हेतु उसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोजनमूलक अर्थात बिजनेस के लिए या गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जब यूज की जाती है तब उसको प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। तो भाषा अलग अलग रीति से उपयोग में लाई जाती है। भाषा के अनेक प्रयोजन माना उपयोग व्यवहार हेतु उपयोग होते हैं, किंतु उसे प्रयोजन मूलक तभी कहा जाएगा जब उसका उपयोग किसी व्यवहार हेतु के लिए किया जाता है। तो व्यवहारिक हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। कार्यालय शब्दावली के परिचय से हम शासकीय माना गवर्नमेंट ऑफिस, वाणिज्य माना कॉर्पोरेट सेक्टर तथा अन्य पत्र व्यवहार की रचना कुशलता से कर सकते। तो अलग अलग शब्दावली होती है, माना डिक्शनरी होती है। तो कुछ ऐसी डिक्शनरी है जो कार्यालयीन शब्दावली उसके अंदर होते हैं, जैसे वैज्ञानिक डिक्शनरी होगी, साइंटिफिक डिक्शनरी होगी। तो साइंस के अंदर जो भी शब्द है उस भाषा के शब्द उस डिक्शनरी में मिलेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग, जैसे टेक्निकल डिक्शनरी होगी तो टेक्निकल से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो उस डिक्शनरी में मिलेंगे। वैसे कार्यालयीन शब्दावली होती है, माना कार्य के लिए कार्यालय में ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते, तो वो शब्द डिक्शनरी में मिलते हैं तो उसको कहा जाता है कार्यालयीन शब्दावली। तो इस प्रकार हिंदी के अंदर भी कार्यावली शब्दावली बनाई गई है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में ही मानक पर्याय ही जो इस प्रकार से पर्याय है वो ही स्वीकृत होते हैं। जैसे मराठी है वो महाराष्ट्र की राजभाषा है, महाराष्ट्र सरकार जो भी एक दूसरे से व्यवहार करेगी वो मराठी में करेगी। तो मराठी में भी प्रशासनिक शब्दावली विकसित हुई। तो इस प्रकार जो प्रशासनिक डिक्शनरी है ना, जिसके अंदर प्रशासन के लिए जो शब्द है उस वो डिक्शनरी में आपको मिलेंगे, उसका अर्थ मिलेंगे। जो शब्द हम हर रोज की दिनचर्या में या एक दूसरे में बात करने में कई शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो शब्द जब हम ऑफिस में एक दूसरे को लेटर भेजते हैं तब हम इस्तेमाल करते। तो ऐसे जो शब्दावली है प्रशासनिक शब्दावली वो मराठी में भी विकसित हुई और साथ में हिंदी में भी विकसित हुई। तो ये दोनों के अंदर उतने पहले शब्द नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत का आश्रय लिया, अर्थात संस्कृत भाषा से कुछ शब्द लिए और अपनी जो प्रशासनीय शब्दावली जो थी, अपनी जो डिक्शनरी थी जो ऑफिस काम में लगते हैं ऐसे शब्द जो थे उन्होंने संस्कृत से उठाए और इस प्रकार डिक्शनरी बनाई, शब्दावली बनाई।
अभी जब उन्होंने शब्दावली बनाई तो इस शब्दावली उन्होंने 4 भागों में विभाजित की। उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले अंदर उन्होंने लिखा सिर्फ कार्यालय के नाम, तो अलग अलग जो भी ऑफिसेस है या कारपोरेट सेक्टर्स है उनके क्या क्या नाम है। फिर दूसरा उन्होंने लिखा पदों के नाम, अर्थात जो पोस्ट होती है वो पोस्ट के नाम होगा। जैसे वाइस चांसलर एक पोस्ट हुआ तो उसका नाम उसको हिंदी में क्या कहा जाएगा या उसको मराठी में क्या कहा जाएगा। ऐसे जो नाम है वो स्टैंडर्ड है कि उनकी ड्यूटीज जो है वो आपको पता चलेगी, उनका नाम देखकर ही पता चलेगा कि वो व्यक्ति की या उस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कौन सी ड्यूटी दी हुई है। फिर तीसरा उन्होंने वो शब्द बनाए जो कार्यालय दस्तावेज के नाम है, मतलब ऑफिस के अंदर जो भी सामग्री होती है, जो भी लेटर्स होते हैं, जो भी और तरह का सामान होता है, उसे कुछ उन्होंने विशिष्ट नाम दिया, तो वो होता है कार्यालय दस्तावेजों के नाम। और चौथा होता है जो कार्यालय का भी नाम नहीं, पद का भी नाम नहीं, दस्तावेज का नाम नहीं, ऐसे जो बचे हुए अन्य शब्द है वो शब्द उन्होंने एक भाग के अंदर डाले। सबसे पहला उन्होंने कार्यालयों के नाम डाले। तो जैसे आगार है, आगार के अंदर डेपो लिखा हुआ है, तो डेपो अर्थात मराठी में भी डेपो कहा, हिंदी में भी इसको मराठी में आगार कहा, हिंदी में भी इसको आगार ही कहा और इंग्लिश में इसको डेपो कहते हैं। वैसे ही कोषागार, मराठी और हिंदी में भी कोषागार कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रेजरी कहते हैं। तो जैसे आपको पूछा जाएगा कि मराठी में कोषागार को हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी में कोषागार को मराठी में क्या कहते हैं, या हिंदी का कोषागार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसे ज़्यादा शब्द नहीं होंगे, 4 या 5 ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है न्यायाधिकरण, तो मराठी में भी न्यायाधिकरण है और हिंदी में भी न्यायाधिकरण ही है, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे शब्द संस्कृत से ही उठाए हैं। और अंग्रेजी में इसको कहा गया है ट्रिब्यूनल। फिर मराठी में जैसे मंत्रालय होता है जहाँ सारे मंत्री बैठते हैं, तो हिंदी में इसको कहा जाता है सचिवालय। फिर मराठी में पुलिस दल कहा जाता है, तो हिंदी में कहा जाता है पुलिस फोर्स कहा जाता है। तो पुलिस बल कहा जाता है, तो मराठी में पुलिस दल और हिंदी में कहा जाता है पुलिस बल और इंग्लिश में कहा जाता है पुलिस फोर्स। तो इस प्रकार की कार्यालयों के नाम है, ऑफिस के नाम, एक शब्दावली उन्होंने उसकी बनाई। फिर दूसरा था पदों के नाम, पोस्ट का नाम। तो पहला था मराठी में जैसे कुलगुरु कहते, तो इंग्लिश में वाइस चांसलर, ये क्या हुआ पद, पोजीशन, उसका नाम। और हिंदी में कहते कुलाधिपति। तो आपको प्रश्न आएगा हिंदी में कुलाधिपति कहते तो उसको मराठी में क्या कहा जाता है, तो मराठी में उसको कुलगुरु कहा जाएगा। या फिर कहते कि कुलपति है, तो हिंदी में भी इसको कुलपति कहेंगे और इंग्लिश में इसको वाइस चांसलर कहा जाएगा। फिर जावक लिपिक, अब ये जावक लिपिक हम हर दिन के मराठी या हिंदी में नहीं इस्तेमाल करते, तो वो क्या होता है डिस्पैच क्लर्क। कोई भी लेटर जब वो बाहर जाता है वो भेजने के लिए जो होता है वो होता है जावक लिपिक, माना गया लेटर जाता है तभी। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रेषण लिपिक। फिर सह सचिव, सह सचिव माना संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी। तो इस प्रकार पद ऐसे कुछ ऑफिस के लिए दिए गए हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है, तो वहाँ उसका जो मेन होता है तो उसको कुलपति कहते हैं या कुलगुरु कहते हैं। फिर तीसरा जो प्रकार है कार्यालयीन दस्तावेजों के नाम, माना ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीजें रखी जाती है, कौन कौन सी सामग्री है, कौन कौन से पत्र है, इसके नाम क्या है। एक होता है अधिसूचना, हिंदी में भी इसको अधिसूचना कहते हैं या इंग्लिश में इसको नोटिफिकेशंस कहते हैं कि कुछ भी सूचना देनी होगी तो उस प्रकार का जो लेटर बनाया जाता है या उस प्रकार के जो लेटर रखे जाते हैं उसको कहा जाता है अधिसूचना। अध्यादेश, कब आदेश दिया जाता है ऑफिस के अंदर तो उसको अध्यादेश कहा जाता है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है कि वो जैसे हर एक को मानना कंपलसरी होता है। फिर तीसरा है परिपत्र, हिंदी में इसको कहा जाता है परिपत्र और इंग्लिश में इसको कहा गया है सर्कुलर। फिर होता है प्रारूप या मसूदा, मराठी के अंदर मसूदा कहा जाता है, हिंदी में प्रारूप कहा जाता है। तो जैसे कोई भी फाइनल लेटर बनाने के पहले एक ऐसा
रफ लेटर बनाया जाता है उसको मसूदा या प्रारूप कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के दस्तावेज जो भी सामग्री है ऑफिस के अंदर रखी जाती है उसके नाम जो है इस प्रकार तीसरा भाग जो है शब्दावली डिक्शनरी उसमें रखी जाती है। फिर चौथा होता है अन्य प्रशासनिक शब्द, माना जो ऑफिस का नाम भी नहीं है, न पद का नाम है, न सामग्री का नाम है, ऐसे जो बचे हुए शब्द है जो ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, सरकारी ऑफिस के अंदर या कारपोरेट सेक्टर ऑफिस के अंदर जो शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको अन्य प्रशासनिक शब्द कहा जाता है। जैसे मराठी में मान्यता है तो हिंदी में इसको अनुमोदन कहा जाएगा, अप्रूवल कहा जाएगा। जैसे हम किसी की मुलाकात लेते हैं तो मराठी में उसको मुलाकात कहते हैं, हिंदी में इसको साक्षात्कार कहते हैं कि आज इसका साक्षात्कार, या इंग्लिश में इसको इंटरव्यू कहते हैं। फिर तीसरा है साक्षीदार, जैसे कोर्ट के अंदर होता है या बैंक में भी लगता है, साक्षी माना गवाह देने वाला, तो उसको अंग्रेजी में कहा जाता है विटनेस। फिर जैसे लॉ है तो लॉ जैसे बदलते रहता है तो उसके अंदर कई बार दुरुस्ती करनी पड़ती है तो सुधारना करनी पड़ती है, तो हिंदी में इसको कहा है संशोधन और अंग्रेजी में इसको कहा अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट अर्थात क्या, जैसे लॉ के अंदर कुछ हमने बदलाव लाया। तो ये शब्द जो है प्रशासनिक है, तो ऐसे शब्दों की डिक्शनरी में भी उसका शब्दावली रहती है। अभी आलेखन क्या होता है, तो पत्र के लिए जो आलेख होता है या प्रारूप तैयार किया जाता है उसे आलेखन कहा जाता है। कोई भी पत्र है उसका एक आलेख है या प्रारूप है, माना उसका एक रफ पहले बनाया जाता है कि यहाँ ये लिखना है, जैसे आपका भवदीय यहाँ लिखना है तो एक प्रारूप तैयार किया जाता है, विषय बीच में लिखना है तो उसके कहा जाता है आलेखन। तो आलेखन अर्थात पत्र के लिए जो आलेख या प्रारूप किया जाता है उसे आलेखन कहते हैं। कार्यालयीन पत्र के गुण, कार्यालयीन पत्र के आलेखन की अपनी विशिष्ट शैली और शब्दावली होती है। जब भी ऑफिस के अंदर कोई पत्र लिखते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो उसकी भाषा जो होती है वो पारिवारिक नहीं होती, जैसे हम प्रिय नहीं लिख सकते, वहाँ पारिवारिक नहीं आता है, या घरेलू वैयक्तिक पत्र जैसे आत्मीय वाली नहीं होती, या साहित्यिक पत्रों जैसी अलंकारिक भी नहीं होती, माना बहुत ही सीधा होता लिखा हुआ होता है, औपचारिक रूप से होता है, वस्तुनिष्ठ स्पष्ट और तटस्थ होती है, और शॉर्ट में लिखा जाता है, संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो स्पष्ट भाषा होनी और शॉर्ट होना, संक्षिप्त होना बहुत ज़रूरी है ऑफिस के अंदर। तो उसमें बहुत किसी की महिमा या अलंकारिक रूप से उसको रूप नहीं दिया जाता है, या पारिवारिक घरेलू रूप जैसा वो पत्र नहीं होता है। तो ये जो इस्तेमाल की जाती है वो हिंदी है कार्यालयीन पत्र, प्रयोजन मूलक हिंदी, वहाँ इस कार्यालयीन पत्र के अंदर उपयोग की जाती है। तो उसकी भाषा अलंकारिक नहीं होती है, बहुत स्पष्ट होती है, बहुत ही औपचारिक ऑफिशियल होती है, तटस्थ होती है और संक्षिप्त होती है। फिर कार्यालयीन पत्र की रूपरेखा, जैसे कोई भी पत्र लिखा जाता है ऑफिस के अंदर कि उसके अंदर हिंदी में वो पत्र लिखा जाएगा, तो प्रयोजन मूलक उसको हिंदी कहते हैं। तो वो जब पत्र लिखा जाता है तो उसकी कुछ रूपरेखा होती है, उसका कुछ ड्राफ्ट होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो संख्या, संख्या यानी हम जो भी पत्र लिखते हैं तो वो पत्र को हमें नंबर देना है कि नंबर 1 रहेगा या नंबर 2 रहेगा, है ना। समझो आज मैंने एक लेटर लिखा इस कंपनी को तो वो नंबर 1 रहेगा, फिर मैंने 8 दिन के बाद और एक लेटर लिखा तो उसका नंबर 2 रहेगा। तो वो जो नंबर दिया जाता है वो नंबर होता है संख्या। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं आउटवर्ड नंबर, कि हमने लेटर बाहर भेजा तो आउटवर्ड नंबर एक होता है उस लेटर का नंबर, कि आज तक हमने इतने 40 लेटर अभी मैंने भेजे तो अभी नेक्स्ट नंबर आएगा। तो उस जो इनवर्ड लेटर या आउटवर्ड लेटर है जो रहता है उसको हिंदी में संख्या कहा जाता है। और ये जो इनवर्ड नंबर या आउटवर्ड नंबर या ये जो संख्या है ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो आपको प्रश्न आएगा कि पत्र संख्या कहाँ लिखी जाती है, तो पत्र संख्या लेटर में सबसे ऊपर होती है। फिर दूसरा होता है प्रेषक कार्यालय।
प्रेषक कार्यालय क्या होता है कि जहाँ भी पत्र भेजने वाले कार्यालय का नाम, वो जो है ना, जो पत्र भेजता है उसका कार्यालय, उसका ऑफिस का जो नाम है वो संख्याओं के नीचे आता है। इनवर्ड या आउटवर्ड नंबर के बाद जो पत्र भेजता है उसका नाम आता है और उसको कहा जाता है प्रेषक। हिंदी में उसको प्रेषक कहा जाता है। फिर उसका कार्यालय का एड्रेस हुआ, फिर उसके बाद उसका नाम और उसका पद भेजा जाए। उसके बाद जो है वो प्रेषिती का पद और पता। प्रेषिती अर्थात जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र लिख रहा है वो प्रेषक है और जिसको लिख रहे हैं उसको कहा जाता है प्रेषिती। तो प्रेषिती पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम लिखते हैं, उसका पद लिखते हैं और उसका पता लिखते हैं। और उसके पहले सेवा में शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम किसी को भी पत्र लिखते हैं हिंदी के अंदर, तो वो जिसको लिख रहे हैं उसके नाम के पहले क्या लिखते हैं, सेवा में। तो सेवा में जो होता है वो पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसके पहले सेवा में लिखते हैं। फिर उसके बाद दिनांक आती है, तो ये पत्र के दाहिने ओर आती है और दिनांक लिखने से पूर्व प्रेषक कार्यालय के नगर का नाम पीड़कोण के साथ लिखा जाता है। तो जैसे ही हम जिसको प्रेषक है ना जो है उसका जब पता लेंगे तो हम उसको उसका पिन कोड डालना भी बहुत ज़रूरी है और उसके नीचे हम क्या डालेंगे, दिनांक डालेंगे। तो आपको प्रश्न आएगा दिनांक कौन से साइड आएगा, बाहें साइड आएगा या दाहिने साइड आएगा। तो दिनांक जो है वो दाहिने साइड आती है, माना राइट साइड में आती है। बाहें माना लेफ्ट साइड और दाहें माना राइट साइड। तो दाहिने साइड माना राइट साइड में दिनांक आती है। और दिनांक लिखने का भी एक रूल होता है। दिनांक में जो है वो महीना जो होता है वो कभी संख्या में नहीं लिखा जाता, वो हिंदी की प्रयोजन मूलक का वो नियम है। क्योंकि आप जब भी लिखोगे इस प्रकार ऑफिस में दिनांक, तो जो महीना होता है वो हमेशा किस में लिखना चाहिए, वर्ड्स में लिखना है। समझो अभी 11 जून है तो 11 नंबर में आएगा, लेकिन जून ये नंबर 06 नहीं लिखना होता है, वहाँ आपको वर्ड लिखना है जून। तो इस प्रकार महीने की संख्या न लिखकर नाम लिखना चाहिए। और फिर ईयर होता है, तो आप लिखोगे 11 नंबर 11, फिर जून लिखोगे, जून पूरा अल्फ़ाबेट्स में आएगा, वहाँ संख्या नहीं आएगी। फिर अगेन ईयर जो है वो ईयर आप नंबर में लिख सकते हो 2021। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि महीने की संख्या जो होती है उसका नाम होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार की दिनांक लिखी जाती है। फिर है विषय। विषय जो होता है सब्जेक्ट, उस लेटर का जो विषय है सब्जेक्ट है वो बीच में लिखा जाता है, मतलब पत्र का जो मध्य भाग है उस मध्य भाग के अंदर विषय लिखा जाता है और वो बहुत ही संक्षेप में शॉर्ट में होना चाहिए। फिर होता है संबोधन। संबोधन होता है वो विषय के नीचे होता है, बाई और होता है, बाई माना लेफ्ट साइड में वहाँ होता है। जैसे हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, तो वहाँ हिंदी में क्या लिखते हैं, महोदय या महोदया, और उसको कहा जाता है संबोधन। तो आपको पूछा जाएगा महोदय या महोदया क्या है, तो महोदय और महोदया क्या है, संबोधन है। और वो कहाँ लिखा जाता है, तो विषय के नीचे लिखा जाता है, बाई और माना लेफ्ट साइड में होता है। और प्रेषिती जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका वो संबोधन होता है। तो महोदय और महोदया क्या है, संबोधन। फिर होता है निर्देश। पत्र का आरंभ करते समय जो पहला वाक्य में पीछे उस पत्र व्यवहार का संदर्भ दिया जाता है। समझो उसने पहला हमें लेटर दिया है और हम उसी लेटर से रिलेटेड उसको आंसर दे रहे हैं या उससे रिलेटेड ही हम लेटर लिख रहे हैं, तो पहले पत्र का रेफरेंस देना, संदर्भ देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे वो आरंभ करने से पहले दिया जाता है, तो पत्र का आरंभ करने समय वाक्य में पिछले पत्र व्यवहार का संदर्भ दिया जाए ना। जैसे आपने पहला विषय लिखा, फिर आपने संबोधन लिखा, संबोधन के बाद आप निर्देश लिखेंगे, माना रेफरेंस लेटर आप कहाँ से आया है वो आपको लिखना, संदर्भ लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे पत्र शुरू करते हैं तो उसका आरंभ करते समय ही उस पत्र का संदर्भ दिया जाता है कि इस डेट का ये लेटर है और इसी उसका इनवर्ड नंबर है, तो इसको निर्देश कहा जाता है, रेफरेंस नंबर।
फिर होता है स्वनिर्देश। अभी स्वनिर्देश क्या है, तो पत्र के अंत में प्रेषक क्या लिखता है, योर्स सिंसियरली लिखता है, या हिंदी में लिखता है आपका भवदीय या आपका विश्वास पात्र। तो ये जो आपका भवदीय है या विश्वास पात्र है उसको कहा जाता है स्वनिर्देश। निर्देश माना ओनली रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस लेटर, बट स्वनिर्देश माना जो अभी हमने लेटर लिखा तो हम क्या लिखते हैं, आपका विश्वास पात्र माना आपका योर्स सिंसियरली। तो ये स्वनिर्देश होता है। तो ये जो होता है ये बाई तरफ होता है। फिर होता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो होता है वो स्वनिर्देश के नीचे आता है। जो प्रेषक है माने जो लेटर लिख रहा है प्रेषक है वो अपना हस्ताक्षर वहाँ करता है। तो आपको प्रश्न आएगा प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ होते, स्वनिर्देश के नीचे होते या स्वनिर्देशक के ऊपर होते। तो जैसे आपने भवदीय लिखा तो भवदीय के नीचे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, न कि आपने भवदीय लिखा और उसके ऊपर होने चाहिए। तो योर्स सिंसियरली उसके बाद क्या लिखा जाता है, जैसे विश्वास पात्र के बाद आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर संलग्न पत्र सूची। अभी पत्र सूची माना पत्र के साथ और आप कुछ पत्र लिख रहे हो, कुछ रेफरेंस दे रहे हो, तो उसका जो है उसको संलग्न पत्र सूची कहा जाता है। और ये जो संलग्न पत्र सूची है वो बाही और आता है ना, लेफ्ट साइड में आता है। और संलग्न शब्द होता है, जैसे इंक्लोजर हम लिखते हैं तो ये भी लेफ्ट साइड में माना बाही तरफ आता है। तो पत्र के साथ कोई और पत्र उसको लग रहे, सिर्फ हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके साथ हम अपना बायोडाटा भी जोड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या आएगा, इंक्लोजर में योर्स CV या योर्स बायोडाटा या योर्स रेज्यूम। तो इस प्रकार से संलग्न पत्र सूची भी हम लिख सकते हैं। तो ये हुई पूरी कार्यालयीन पत्र की रूपरेखा। फिर सरकारी जो पत्र होता है, सरकार की ओर से जो भेजा जाता है पत्र, सिर्फ उसी को ही सरकारी पत्र नहीं कहा जाता। तो केवल उन पत्रों को सरकारी पत्र कहा जाता है जो विदेश सरकार है या राज्य सरकार है या संलग्न या उससे जुड़ा हुआ अधीनस्थ कार्यालय, उसके नीचे कोई कार्यालय कार्य करता है, संगठन है, सार्वजनिक निकाय है, ऐसे व्यक्तियों को जो सरकारी कार्य के लिए जो भेजा जाता है, माना वो लेटर है लेकिन किस लिए किया है, सरकारी कार्य के लिए, है ना, कुछ गवर्नमेंट का वर्क है और उस वर्क के लिए जब किया जाता है, सरकारी कार्य के लिए जब किया जाता है, तब उसको सरकारी पत्र कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, तो अर्ध सरकारी पत्र को अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं, या तो उसको अर्ध सरकारी भी कहेंगे या उसका दूसरा नाम क्या है, अर्ध शासकीय पत्र। तो इसका जो प्रयोग है ये भी विभिन्न सरकार के अधिकारी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो एक दूसरे से कुछ उनको सम्मति मांगना है या उसको किसी को सम्मति देना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को दे रहा है, सूचना दे रहा है, तो उसको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। लेकिन जब एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को पत्र लिख रहा है डायरेक्टली, तो वो ऑफिशियली नहीं होता है, औपचारिक नहीं होता है, उसमें वो लिख सकता है, डियर भी लिख सकता है और वो डायरेक्टली वो मिनिस्टर उसका नाम लिख सकता है मिनिस्टर का, या प्रिय लिख सकता है और आगे उसका मिनिस्टर का नाम लिखा जाता है। तो भले वो दोनों मिनिस्टर एक दूसरे के साथ लिख रहे हैं, लेकिन अगर वो डियर लिखते हैं या प्रिय लिखते हैं तो वो औपचारिक नहीं होता है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे पत्र, लेकिन फिर भी वो दोनों मिनिस्टर है तो उसको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। मैंने दोनों मिनिस्टर है तो सरकारी भी है, लेकिन फिर भी वो दोनों में ही बातचीत हो रही है और बहुत ही फ्रेंड के रूप में हो रही है, इसीलिए वो प्रिय लिख रहा है, डियर लिख रहा है, तो वो अर्ध सरकारी हुआ, मैंने टोटली सरकारी नहीं हुआ लेकिन अर्ध सरकारी हुआ। ज्ञापन है। ज्ञापन का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र का उत्तर देने के लिए, या पत्र मिल गया उसकी स्वीकृति देने के लिए, कि कुछ ने कुछ प्रश्न पूछा था हमने उसका जवाब दिया या हमें वो पत्र मिला, इसके लिए हम कहते हैं कि आपका पत्र मिला। या कोई अधीनस्थ अधिकारी माना उसके नीचे का जो डिपार्टमेंट होगा उनके अधिकारियों को जब सूचना दी जाती है तब ज्ञापन उस लिखा जाता है। तो ज्ञापन में कोई संबोधन या स्वनिर्देश नहीं होता है ना, कोई ये नहीं लिखेगा कि डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, डायरेक्टली जो लिखना है रिसीव्ड,
हाँ थैंक यू, आपका पत्र मिला, ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे। और नीचे ये भी नहीं लिखेंगे कि यू आर सिंसियर, वहाँ स्वनिर्देश भी नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञापन होता है उसमें संबोधन नहीं होता है, डियर सर नहीं होता है और स्वनिर्देश भी नहीं होता है कि आपका भवदीय या यू आर सिंसियरली भी कोई लिखता नहीं, डायरेक्टली आपका पत्र मिला। फिर होता है कार्यालय ज्ञापन। जब इसी प्रकार का लेटर जब ऑफिस के अंदर भी हम लिखते हैं कि हमें ये लेटर आपका मिला या आपका जो ये था उसका हमने ये हम अभी इसके ऊपर कार्य करेंगे, ऐसा जब हम लिख कर देते हैं तो वहाँ भी क्या होता है कार्यालय ज्ञापन। पहले हमने देखा ज्ञापन में क्या होता है बिना ऑफिस के भी जब कार्य हम एक दूसरे को कहते हैं कि पत्र मिला या आपका उत्तर इस प्रश्न का ये है, लेकिन जब कार्यालय के लिए इसका उपयोग होता है तो उसको कार्यालय ज्ञापन होता है और ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच का पत्र व्यवहार होता है, तो इसमें भी संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। फिर कार्यालय आदेश, भी कोई भी मंत्रालय है वो किसी भी कार्यालय के कर्मचारियों को उनके संबंधित कुछ उसको सूचना देनी है, अपने कार्यालय में जो भी काम करते हैं उनको कुछ सूचना देनी है तो उनको कार्यालय आदेश कहा जाता है। और ये आदेश कोई एक व्यक्ति के लिए भी होगा, किसी एक व्यक्ति की भी छुट्टी सैंक्शन हो सकती है, अर्जित छुट्टी की स्वीकृति हो सकती है, या कई बार डायरेक्टली वो छुट्टी सभी के लिए वो डिक्लेयर हो जाती है, या किसी की अपॉइंट हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है, तो इस प्रकार आदेश निकाला जाता है तो उसको कहा जाता है कार्यालय आदेश। तो यहाँ भी क्या होता है ना, किसी को भी इस प्रकार की नियुक्ति या आदेश दिया जाता है, या किसी को इंक्रीमेंट होता है, किसी का प्रमोशन होता है, पदवृद्धि होती है, तो इस प्रकार से वो संबंधित होता है। फिर कार्यालय आदेश के ऊपर पत्र संख्या होती है, जैसे कार्यालय आदेश लिखा जाता है तो ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है पत्र संख्या, माना आउटवर्ड नंबर होता है कि हम कौन सा लेटर अभी भेज रहे, चौथा भेज रहे, पांचवा भेज रहे, तो उसके ऊपर वो पत्र संख्या होती है। फिर कार्यालय का नाम होता है और दिनांक लिखा जाता है, और इसमें संबोधन भी नहीं होता है, स्वनिर्देश भी नहीं होता है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपका भवदीय या डियर सर या प्रिय, ऐसा कुछ लिखते नहीं, लेकिन डायरेक्टली वो जो व्यक्ति लिख रहा है, जो आदेश दे रहा है, वो अपना नाम लिखेगा और आपकी पोजीशन लिखेगा। तो इस प्रकार नीचे दाई और आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख होता है। फिर लास्ट में आता है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है कि कार्यालय के काम से संबंधित सूचना जब सबको दी जाती है, ऐसे नहीं कि एक डिपार्टमेंट को दी जाएगी दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं है, तो सभी को जब सूचना दी जाती है तब उसे परिपत्र कहा जाता है। माना कार्यालयीन काम से संबंधित सूचना जो है जो सबको दी जाती है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। तो जब कोई भी कार्यालय ज्ञापन सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाता है, ना कार्यालय ज्ञापन है तो वो सभी को दिया जाएगा, तब उसको परिपत्र कहते हैं। मराठी में इसको परिपत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको सर्कुलर कहते हैं। फिर वाणिज्य पत्र व्यवहार। वाणिज्य अर्थात व्यापार के लिए जो पत्र व्यवहार किया जाता है उसे वाणिज्य, व्यापारिक अथवा व्यावसायिक पत्र व्यवहार कहा जाता है। तो वाणिज्य माना जो बिजनेस के अंदर, कारपोरेट सेक्टर के अंदर जो भी इस प्रकार का पत्र लिखा जाता है, माना कुछ मंगाना है या माल मिला यह बताना है या कुछ शिकायत करनी है माल की, तो उसको वाणिज्य पत्र व्यवहार कहते हैं। तो जब व्यापारी लोग एक दूसरे से करते हैं या व्यावसायिक लोग कहते हैं तो उसको वाणिज्य पत्र व्यवहार कहते हैं। अभी वाणिज्य पत्र व्यवहार के गुण कैसे हैं, जैसे हमने देखा कार्यालयीन पत्र थे, उसकी भाषा कैसे होती है, शॉर्ट होती है, स्पष्ट होती है, तटस्थ होती है, औपचारिकता नहीं होती है। तो यहाँ भी वाणिज्य पत्र की भाषा भी सरल होती है। सरल माना एकदम किसी को भी सीधा तुरंत समझ में आए और स्पष्ट होनी चाहिए। तो कार्यालयीन भाषा पत्रों की तरह भी इनकी भाषा में अतिशयोक्ति नहीं होती या अलंकारिकता नहीं आता, घरेलूपन का भी इसको दोष माना जाता है ना, घरेलूपन भी नहीं होता है या बहुत बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति भी उस पत्र के अंदर नहीं लिखी जाती या अलंकारिकता भी नहीं आता है ना, सभी को समझ में आए ऐसे सीधे शब्दों में वो वाणिज्य पत्र होता है। तो पहला हमने देखा कार्य व्यवहारिक पत्र, अभी हम देखेंगे वाणिज्य पत्र, माना कारपोरेट सेक्टर के अंदर बिजनेस व्यवहार के लिए किस प्रकार से पत्र होता है।
पहले हमने देखा कि कार्यालयीन पत्र की रूपरेखा। अभी हम देखेंगे जो वाणिज्य पत्र है, कारपोरेट सेक्टर की रूपरेखा क्या होती है। तो थोड़ी बहुत सेम ही होती है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो सबसे पहला तो शीर्षक होता है। शीर्षक माना कि लेटर हेड। तो लेटर हेड यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे आप कोई भी व्यवहार करते हो तो लेटर हेड पर लिख कर दिया जाता है। तो वाणिज्य पत्र में सबसे ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है लेटर हेड, उसको कहा जाता है, उसको शीर्षक कहा जाता है हिंदी में। तो ये लेटर मुद्रित होता है, मतलब प्रिंट किया हुआ ही रहता है। या तो इसके अंदर कोई भी व्यापारी, उसकी संस्था हो, कोई भी बड़ा पब्लिकेशन हो, या कोई भी दुकानदार हो, बुक स्टॉल वाला भी हो, तो वो उसका लेटर हेड होता है। तो वो सबसे पहला उसका लेटर हेड माना कंपनी का ही नाम और एड्रेस पता होता है। फिर उसके बाद होती है दिनांक। दिनांक जो होती है ये संस्था के नीचे दाहिने ओर लिखा जाता है। जैसे दाहिने ओर माना राइट साइड में लिखा जाता है, बाहे माना लेफ्ट साइड और दाहे माना राइट साइड, तो दाहिने साइड पर होती है। और वो दिनांक जैसे वहां भी बताया कि कैसे लिखा जाता है। एक जो है वो नंबर में रहेगा, मार्च जो है वो हमेशा वर्ड्स में आता है, जनवरी नंबर्स में नहीं लिखेंगे 1, वहाँ लिखा जाता है पूरा शब्द जनवरी। फिर ईयर आप लिख सकते हो 2002, है ना, 2002 या लिख सकते हो, वो नंबर में आएगा। फिर पत्र संख्या। पत्र संख्या माना जो हम पत्र भेज रहे हैं, माना आज तीसरा लेटर है या चौथा है, तो वो पत्र संख्या होती है ना। नंबर का, कोई भी लेटर का वो नंबर होता है कि हमने पहले 4 लेटर भेजे हैं, तो अभी जो पत्र संख्या होगी वो नंबर होगा 5। फिर प्रेषिती का नाम और पता। यहाँ क्या होता है, वहाँ कार्यालयीन पत्र में लेटर हेड नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पहले प्रेषक का नाम आता है, माने जो लिख रहा है। लेकिन वाणिज्य पत्र के अंदर लेटर हेड होता है, तो प्रेषक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रेषिती का नाम होता है। तो प्रेषिती का नाम जो है वो पता लिखने से पहले उसको सेवा में लिखते हैं, सेवा में लिखने के बाद प्रतिष्ठित। अभी कोई व्यक्ति है तो हम सेवा में लिखते हैं, लेकिन अगर कोई हम कंपनी को लिख रहे हैं या कोई हम जैसे बड़े पब्लिकेशन को लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सर्वश्री लिखा जाता है। तो जैसे इंग्लिश में भी लिखते हैं ना, M.S लिखते हैं, तो हिंदी में क्या लिखा जाता है, सर्वश्री लिखते हैं, इस प्रकार। तो यहाँ आपको याद रखना है कि दिनांक जो होती है वो संस्था के नीचे आती है। संस्था के नीचे तुरंत क्या आएगी, दिनांक आएगी। कार्यालय में सबसे ऊपर दिनांक नहीं आती, पत्र संख्या आती है। और वाणिज्य लेटर में क्या आती है, दिनांक आती है। लेटर हेड के बाद, शीर्षक के बाद तुरंत क्या आती है, दाहिने साइड दिनांक आती है। तो ये डिफरेंस है। फिर अभिवादन जो होता है, प्रेषिती का अभिवादन करते कि प्रिय महोदय, जैसे वहां हमने संबोधन देखा था, तो इसको यहाँ अभिवादन कहा जाता है, प्रिय महोदय, वाणिज्य पत्र के अंदर। फिर होता है पत्र का कलेवर। पत्र का कलेवर क्या होता है, तो पत्र का जो पहला वाक्य होता है वो बहुत आकर्षित होता है और संदर्भ से माना ये होना चाहिए कि बहुत ही बड़ा आकर्षित होने वाला। तो पत्र का कलेवर जो होता है वो पत्र का पहला वाक्य है। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज योर लास्ट इम्प्रेशन। सो पत्र का पहला जो वाक्य होता है वो बहुत ही आकर्षित होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है पत्र का कलेवर। फिर होता है स्वनिर्देश। कलेवर के बाद पत्र लिखा आपने, वो पैराग्राफ हो गया, उसके बाद आपका स्वनिर्देश आएगा, माना वो दाहिने साइड आता है, राइट साइड में आएगा, और उसमें स्वनिर्देश होता है। स्वनिर्देश आपको पता है कि आपका भवदीय। तो वहाँ सरकारी पत्र में कई इसमें स्वनिर्देश आता है, कई में ज्ञापन में स्वनिर्देश नहीं आता है, लेकिन वाणिज्य पत्र के अंदर स्वनिर्देश आता है, आपका भवदीय आएगा। फिर सेवा में भी आएगा। फिर हस्ताक्षर। स्वनिर्देश के नीचे क्या करना है, प्रेषक जो है, जिसका लेटर हेड, जिसका शीर्षक था ऊपर, वही नीचे साइन करेगा। फिर संलग्न पत्र, जैसे वो बाही तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, कि आप उसके साथ और कुछ प्राइस लिस्ट लगाना चाहते हो या और कुछ लगाना चाहते हो, तो संलग्न पत्र भी उसके अंदर आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये वाणिज्य पत्र की रूपरेखा है। सबसे पहला लेटर हेड, उसका शीर्षक, फिर डेट, फिर पत्र संख्या, जिसको भेज रहे हैं उसको सर्वश्री लिखना है या सेवा में लिखना है, फिर प्रेषिती का नाम पता, फिर अभिवादन, प्रिय महोदय,
फिर पत्र का कलेवर, फिर स्वनिर्देश हस्ताक्षर, और लास्ट में अगर कुछ संलग्न आप जोड़ रहे हैं उसके साथ इंक्लोजर, तो संलग्न पत्र आएगा, वो लेफ्ट साइड होता है, बाही और होता है। फिर है वाणिज्य पत्रों के भेद। अभी जो भी हम बिजनेस के लिए लेटर भेजते हैं उसके अलग अलग प्रकार के लेटर होते हैं। तो समझो अभी एक एग्जाम्पल के रूप में कि एक पब्लिकेशन है और एक बुक स्टॉल है। तो सबसे पहला बुक स्टॉल क्या करेगा, किताबें खरीदेगा। कहाँ से खरीदेगा? पब्लिकेशन से। तो वो किताबें खरीदने से पहले वो मूल्य की पूछताछ करता है। तो वो पब्लिकेशन को एक लेटर लिखेगा और कहेगा कि आपको क्या है कि आपके पास ये माल है, ये किताबें हैं और उसकी मात्रा मुझे इतनी इतनी चाहिए और ये है, तो आप मुझे आपकी प्राइस लिस्ट दे सकते हो क्या, या आपके पास ऐसा हो कि कौन सी किताबें हैं आपके पास, तो वो आप दे सकते हो। तो इस प्रकार उस मूल्य की पूछताछ की जाती है कि उसके अंदर बताया जाता है कि कई बार हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो रेट कम हो जाता है, इसीलिए माल की मात्रा, क्वांटिटी भी बताना ज़रूरी है और कितनी रकम है वो भी बताना जरूरी है। तो ऐसे मूल्य की जब पूछताछ करने के लिए लेटर लिखा जाता है तो उसको मूल्य की पूछताछ वाला लेटर कहा जाता है। या कई बार उसने पूछा और उसने प्राइस लिस्ट भेजी कि मेरे पास इतने इतने बुक्स है और इसकी इतनी प्राइस इतनी है, आप एक साथ इतने बुक्स लेंगे तो मैं इतना डिस्काउंट देगा। तो ये जो मूल्य का प्राइस लिस्ट मंगाना या प्राइस लिस्ट देना, इस प्रकार के जो लेटर है उसको कहा जाता है मूल्य की पूछताछ वाले लेटर। फिर दूसरा होता है क्रयादेश का पत्र या माल मंगाने का लिए जो पत्र है। क्रयादेश का पत्र, माल मंगाने के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें क्रयादेश के पत्र भी कहा जाता है। कि प्राइस लिस्ट मिली, वो बुक स्टॉल वाले को प्राइस लिस्ट मिली, उसके बाद वो क्या करेगा, बुक्स मंगाएगा, उसको अच्छे लगे तो वो लेटर लिखेगा कि मुझे इतने इतने बुक्स आपके यहाँ से पब्लिकेशन से चाहिए। तो वो जो लेटर लिखेगा उसको कहा जाता है क्रयादेश का पत्र। तो माल मंगाने के लिए, और उसके अंदर वो सारा लिखेगा कि कौन से प्रकार का मुझे कौन सा माल है या उसकी संख्या कितनी है और मुझे इस दिन तक आना चाहिए। क्योंकि अगर लेट हुआ, स्कूल कॉलेज चालू होने के बाद आपने लेट बुक्स भेजे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे कब तक आप मुझे ये भेजोगे, भुगतान माना प्राप्ति की जो अवधि है वो, और आप कैसे भेजोगे, मैंने आप कुरियर करोगे या किस प्रकार से वो मेरे यहाँ बुक्स पहुँचेगी, उसकी विधि क्या है। तो ये जो पत्र लिखा जाता है उसको कहा जाता है क्रयादेश का पत्र। तो माल मंगाने के लिए जो पत्र है उसको कहा जाता है क्रयादेश का पत्र। फिर तीसरा होता है संदर्भ का पत्र। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट पत्र होता है क्योंकि अभी पब्लिकेशन जो है वो बुक स्टॉल वाले को बुक्स देता है, तो सारे पैसे वो बुक स्टॉल वाले उसी समय नहीं देता है, वो कुछ पैसे बाद में देता है। तो तब तक सिक्योरिटी चाहिए ना, तो वो पब्लिकेशन पहले देखता है कि वो कहता है कि आप ऐसा आपकी सिक्योरिटी का पत्र लेके आओ कि आपने इसके पहले भी हमसे कुछ किताबें ली थी और आपने उसका पैसा बाद में दिया था, या और भी आपने किसी अन्य पब्लिकेशन से भी बुक्स खरीदी थी और उन्होंने भी आपने उनको पैसे दिए थे, तो उनसे आप आपके संदर्भ का लेटर लेके आओ, यानी आपकी सिक्योरिटी का लेटर लेके, तो उसको कहा जाता है संदर्भ का पत्र। पहले ऑफिस के अंदर जब जॉब में सिलेक्शन होता था तो इस प्रकार का पत्र नहीं मांगते थे, लेकिन आजकल जॉब लेने के लिए भी इस प्रकार का संदर्भ का पत्र मांगा जाता है, मतलब सिक्योरिटी क्या है, तो वो ये है। तो यहाँ बिजनेस के अंदर भी संदर्भ पत्र कि आप अभी बिना पैसा लिए हमसे माल ले रहे हो, तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या है वो जानने के लिए आप किसी भी ऐसे बड़े व्यक्ति का पत्र लेकर आओ, तो उसको कहा जाता है संदर्भ का पत्र। तो उससे पता चलता है कि ये मुझे बाद में पैसे लौटाएगा या नहीं। फिर होता है सूचनादायी पत्र। सूचनादायी पत्र में ना माल कब और कैसे भेजा गया, जैसे पब्लिकेशन जो ग्रंथ को माल भेजेगा, वो किताबें भेजेगा, तो वो बताएगा कि ये हम इस प्रकार से ये कुरियर से हम इतने दिन ये डेट को हम आपके किताबें इतनी किताबें भेज रहे हैं, ऐसी सूचना वो देता है, तब उसको कहा जाता है सूचनादायी पत्र। तो आपको प्रश्न आएगा माल कब और कैसे भेजा गया। इसका जो पत्र है भेजा गया, माल भेजा गया, ना कि मंगाया गया, लेकिन मैंने माल भेज दिया,
इस प्रकार का जब पत्र लिखा जाता है तब उसको कहा जाता है सूचनादायी पत्र। फिर होता है भुगतान संबंधी पत्र। फिर जो ग्रंथ भंडार होगा वो कहेगा मुझे माल मिल गए, मुझे बुक्स मिल गए, तो इस प्रकार माल ठीक तरह से पहुंच गया, इस प्रकार का लेटर जब लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है भुगतान संबंधी पत्र। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। सूचना पत्र माना माल भेजा और भुगतान पत्र माना माल मिल गया, प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार भुगतान संबंधी पत्र। और लास्ट में है शिकायत पत्र कि कई बार हिसाब के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, उसने टैक्स ज़्यादा लिया या टैक्स लिया ही नहीं, या एडिशन में गलती हो गई और टोटलिंग में मिस्टेक है उसके बिल में, तो इस प्रकार हिसाब में गड़बड़ी होती है। या कई बार जो माल मिला वो कैसे था, फटा हुआ था, उसके पेजेस कुछ फटे हुए थे या कुछ नोटबुक के पेजेस ब्लैंक थे, ऐसे जब होता है तब उसको शिकायत पत्र भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे इकाई 3 यूनिट 3 अनुवाद, जिसको मराठी में भाषांतर कहा जाता है, माना एक भाषा से दूसरे भाषा में बताना, और हिंदी में इसको अनुवाद कहते हैं। और अनुवाद जैसे मराठी में शब्द प्रचलित हुआ, तो अनुवाद शब्द जो है वो उसका मूल अर्थ है वो है पुनः कथन, माना फिर से कहना। अनुवाद अर्थात क्या, फिर से कहना, सिर्फ दूसरी भाषा में कहना। तो अनुवाद शब्द का अर्थ है पुनः कथन। तो आपको प्रश्न आएगा पुनः कथन किसको कहा जाता है, या अनुवाद का दूसरा नाम क्या है? तो अनुवाद का दूसरा नाम है पुनः कथन, माना फिर से कहना। फिर एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में ले जाना अनुवाद है। एक भाषा का ज्ञान दूसरे भाषा में ले जाना क्या हुआ, अनुवाद है। इसीलिए हम बहुत सारा लिटरेचर जो है, साहित्य जो है, वो क्या करते हैं, इस भाषा से दूसरी भाषा में लिखते। अनुवाद में मूल कथ्य का भाव जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। जो मूल चीज होती है वो ध्यान रखनी चाहिए कि हम इतना भी चेंज ना करें कि पूरा जो मूल भाव था वो ही परिवर्तन हो गया। तो मूल भाव जरूरी होना चाहिए, भले भाषा यहाँ की वहाँ हो, लेकिन जो भाव है वो वही रहना चाहिए। फिर भारत देश जो है इसके अंदर कई सारी भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए उसको बहुभाषीय देश कहा जाता है। थोड़े समय पर आप चलोगे अलग भाषा मिलेगी, और थोड़े समय पर चलोगे तो अलग भाषा मिलेगी। तो भारत क्या है, बहुभाषीय देश है। और हिंदी जो है वो भारत की संपर्क भाषा है, यानी ज्यादा करके भारत के अंदर हिंदी में ही एक दूसरे से व्यवहार किया जाता है। तो ये संपर्क करने की भाषा जो है भारत की वो हिंदी है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे मूल भाषा अथवा स्रोत भाषा, या इंग्लिश में इसको सोर्स लैंग्वेज कहा जाता है। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो जैसे एक होती है, जैसे हिंदी है और दूसरा है इंग्लिश, तो हमारे पास एक हिंदी में लिखा हुआ पत्र है, अभी मुझे वो हिंदी न जानने वाले व्यक्ति को बताना है, तो क्या करूंगी मैं, वो उस हिंदी पत्र का ट्रांसलेशन करूंगी इंग्लिश में। तो जो हिंदी भाषा हुई वो मेन भाषा थी, तो स्रोत भाषा उसको कहा जाता है, या सोर्स भाषा या मूल भाषा कहते हैं, क्योंकि मैं उस भाषा से करूंगी ट्रांसलेशन, हिंदी से करूंगी। तो हिंदी हुआ सोर्स भाषा या स्रोत भाषा, और हिंदी से मैं इंग्लिश में लिखूंगी, तो इंग्लिश हुई मेरी लक्ष्य भाषा, टारगेट भाषा। तो इस प्रकार जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा से अनुवाद किया जाता है तो स्रोत भाषा की। और जिस भाषा में अनुवाद होता है, माना जिस भाषा के अंदर हम करते हैं उसको टारगेट भाषा या लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अनुवाद है, जैसे अनुवाद अर्थात पुनः कथन या भाषांतर। तो अनुवाद के 3 प्रकार है। एक होता है शब्दानुवाद, माना उसके अंदर शब्द को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो ना भाव देखेंगे, ना वैसे उसकी छवि देखेंगे या ना उसकी सुंदरता देखेंगे, लेकिन जैसा शब्द है उसी शब्द का जो वर्ड दूसरे ट्रांसलेशन में दूसरी भाषा में उस शब्द को क्या कहा जाता है, उसी शब्द को लाया जाएगा। ना शब्द को शब्द से उसका अनुवाद किया जाता है, तब उसको शाब्दिक या मूलनिष्ठ अनुवाद कहा जाता है या शब्दानुवाद कहते हैं। तो मूलनिष्ठ अनुवाद का ही दूसरा नाम क्या है, शब्दानुवाद। तो शब्दानुवाद अर्थात ही शाब्दिक या मूलनिष्ठ अनुवाद, माना मैं सिर्फ शब्द देखूंगी, ये शब्द है, इस शब्द को मराठी में इस शब्द को कहा जाता है,
तो वो शब्द के जगह में वैसा का वैसा शब्द लिखो। दूसरा होता है व्यवहारिक अनुवाद, ये इम्पोर्टेंट है। व्यवहारिक अनुवाद में शब्द नहीं देखा जाएगा, आप पूरा वो पढ़ोगे, वो पढ़ने के बाद आप अपने आप को समझ लोगे कि इसमें लेखक क्या बताना चाहता है और आप फिर अपनी भाषा में वो लिखोगे। माना वह शब्द टू शब्द ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, आपको क्या वो कहना चाहता है वो आप समझ लोगे और अपनी भाषा में फिर लिखोगे। तो इसको विषय को महत्व है, ना कि इसमें 4 लाइन्स है तो इस भाषा में भी 4 लाइन्स आनी चाहिए, माना शब्द टू शब्द नहीं है, लेकिन इसमें विषय को महत्व है। इसमें जो विषय बताया है वही विषय वैसे मुझे अपने भाषा में ट्रांसलेट करना है, तो वहाँ विषय को महत्व दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है व्यवहारिक अनुवाद। और या तो इसको वैज्ञानिक अनुवाद भी कहा जाता है, जैसे शब्दानुवाद को मूलनिष्ठ अनुवाद कहा, शाब्दिक अनुवाद कहा, वैसे व्यवहारिक अनुवाद को वैज्ञानिक अनुवाद भी कहा जाता है। और इसमें विषय को महत्व है और इसमें सीधा सरल और यथातथ वाक्य होता है। और व्यवहारिक अनुवाद में प्रयोजन मूलक अर्थों को ही प्रधानता दी जाती है, माना ये जो है जब ऑफिस के अंदर या व्यापार के अंदर जब प्रयोजन मूलक किया जाता है, माना इस प्रकार का कार्य होता है, तब व्यवहारिक अनुवाद ही किया जाता है। ना कोई बिजनेस का लेटर हो या कोई ऑफिस का लेटर ट्रांसलेशन करना हो तो व्यवहारिक अनुवाद ही किया जाता है। फिर रूपांतर माना इतना अनुवादक जो होता है वो होशियार होता है कि वो वैसे के जो भी भाव है वो पढ़ लेता है और इतना अच्छी तरह से लिखता है वो दूसरी भाषा में कि कोई भी पढ़ेगा तो लखेगा ही नहीं कि ये ट्रांसलेशन किया हुआ है, उसको ऐसा पढ़ने के बाद लगेगा कि ओरिजिनल वो उसी भाषा में लिखा हुआ है। वैसे हिंदी से उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो हिंदी में जैसा लिखा है वैसा का वैसा वो इंग्लिश में ऐसा लिखेगा कि जैसा हिंदी का लेखक जो लिखना चाहता था वही इंग्लिश का लेखक किस प्रकार लिखेगा, है ना। इतना ऐसा कोई भी और पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये ट्रांसलेशन किया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल इंग्लिश में ही लिखा हुआ है लेखक ने। तो इस प्रकार का जब लेख होता है तो उसको रूपांतर कहते हैं, माना भाषा की प्रकृति है, संस्कृति है, उसकी रुचि के अनुसार मूल कथन में थोड़ा बदल करता है और उसको अनुवाद को रूपांतर कहा जाता है। फिर सबसे कठिन अनुवाद जो होता है वो कविता का होता है, क्योंकि कविता का अनुवाद, एक कविता लिखी हुई है और दूसरों आपको कहा कि कविता ही लिखना अनुवाद कर तो वो बहुत कठिन होता है। तो कविता का अनुवाद सबसे कठिन होता है। फिर गद्य जो होता है ना, जो लेसन होता है, तो गद्य का जो होता है वो तथ्यात्मक होता है या विवरणात्मक होता है, विवेचनात्मक होता है, तर्क सम्मत होता है और छंदबद्ध मुक्त होता है। कोई उसकी अलंकारिकता नहीं होती है, वो छंदबद्ध मुक्त होता है। तो आपको पूछा जाएगा छंदबद्ध मुक्त क्या है, तो गद्य है, और जिसमें छंदबद्ध आते हैं वो क्या है, कविता है, और छंदबद्ध मुक्त क्या होती है, तो वो गद्य होता है। फिर राजभाषा हिंदी के अंदर अरेबिक अंक माना इंग्लिश अंक स्वीकार किया। अभी आप कहाँ भी जाओगे मराठी में नंबर लिखे हैं और आप फॉरेन में जाओगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा ये कौन सा नंबर है, तो इसीलिए सभी ने अरेबिक नंबर स्वीकार किए, माना अरेबिक अर्थात इंग्लिश नंबर स्वीकार किए। 1 2 3 कहाँ भी आप लिखोगे तो वो इंग्लिश में लिखना जरूरी है, भले आप हिंदी में लेटर लिख रहे लेकिन नंबर आपके इंग्लिश में ही होनी चाहिए, तो उसको कहा गया है अरेबिक। तो आपको प्रश्न आएगा राजभाषा हिंदी ने कौन से नंबर स्वीकार किए, तो आपको आंसर लिखना है अरेबिक नंबर स्वीकार किए, अर्थात इंग्लिश नंबर स्वीकार किए, जो अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति है। तो ये सारे राष्ट्र ने इसको स्वीकार किया, सारे कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किए हुए नंबर है। फिर जब अनुवाद होता है तब लिंग और वचन में कुछ भेद होते हैं। जैसे अभी शिकार है तो शिकार शब्द जो होता है वो मराठी में स्त्रीलिंग आता है, और शिकार शब्द जब हिंदी में होता है तो पुल्लिंग आता है। तो त्याने शिकार केली, तो शिकार केली अर्थात स्त्रीलिंग हुआ, और उसने शिकार किया तो ये पुल्लिंग शब्द होता है। तो ये भी हम जब अनुवाद करते तो हमें लिंग जो है हर भाषा के अंदर शब्द कौन सा आता है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मृत्यु शब्द है, राजा शब्द है, तो मराठी में क्या आते हैं, ये शब्द जो है वो किस प्रकार के रहते हैं कि
मृत्यू झाला, तो वो मराठी के अंदर पुल्लिंग आता है. जैसे राजा दशरथाचा मृत्यू झाला आणि आत्मा निघून गेला, है ना. तो आत्मा निघून गेला अर्थात आत्मा शब्द भी क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ मराठी में. मृत्यु शब्द भी क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ. लेकिन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करोगे तो कैसे होगा, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा चली गई. तो मृत्यु शब्द जो है या राजा शब्द जो है या आत्मा शब्द जो है वो हिंदी के अंदर क्या आते हैं, स्त्रीलिंग आते, इसलिए हो गई कहते हैं. हो गया नहीं होता है, हो गई. और आत्मा निकल गई अर्थात वो हिंदी में क्या होता है, जैसे स्त्रीलिंग होता है. तो आत्मा शब्द मराठी में पुल्लिंग है, तो आत्मा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होता है. तो ये अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना है. वैसे मराठी में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है. लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं. तो ये भी हमें ट्रांसलेशन करते वक्त ध्यान रखना है. हमने पहले भी देखा था वाक्य जो है वो पदों से बनता है. पद अर्थात शब्दों को जोड़कर एक आता है तो उसको कारक कहा जाता है. तो जैसे संज्ञा या सर्वनाम को लगने वाले विभक्ति प्रत्ययों को क्या कहते हैं, कारक कहा जाता है. प्रभु ने उसका काम कर दिया, तो ने क्या हुआ, कारक हुआ. प्रभु ने उसका काम कर दिया, तो ने हुआ कारक. तो संज्ञा या सर्वनाम को लगने वाले विभक्ति प्रत्यय को कारक कहते हैं. तो आपको पूछा जाएगा कारक किसको कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति प्रत्यय लगता है. सिर्फ प्रभु उसका काम कर दिया ऐसा नहीं होता, प्रभु ने उसका काम कर दिया, तो ने बीच में आया, तो ने क्या हुआ, कारक हुआ. फिर भाषा के 2 रूप होते हैं, हमने देखे. अभी जो हम देख रहे हैं भाषा का व्यवहारिक रूप देख रहे हैं, माना बिजनेस के अंदर या कार्यालय के अंदर कौन सा है वो हम देख रहे हैं. और दूसरा जो साहित्यिक रूप होता है, जो कथा है, कहानी, इसके अंदर जो यूज होता है. फिर मराठी की अपेक्षा हिंदी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है. तो हिंदी में ज़्यादा करके इस प्रकार से जोड़कर आती है क्रिया, माना एक शब्द जो है, एक ही क्रिया जो होती है ना, आप हिंदी में कहो या उर्दू में कहो तो ज़्यादा करके 2 शब्द, एक क्रियापद के लिए भी 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है संयुक्त क्रिया. जैसे हो गया है ना, मराठीमध्ये झालं एवढं शब्द वापरतो, बट हिंदी में हो गया ऐसे 2 शब्द आते. संयुक्त क्रिया का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है. हम हुआ नहीं बोलते, हो गया ऐसे बोलते. फिर विज्ञापन का अनुवाद. विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट. अभी कोई भी एडवर्टाइज है उस कंपनी ने हिंदी में बनाई, अभी उस कंपनी को मराठी में बनाना है तो भी बहुत कठिनाई होती है. तो विज्ञापन का जब उस प्रकार का माल बढ़ाते हैं या उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए जब ग्राहक को आकर्षित करने जाता है तो विज्ञान का भी अनुवाद किया जाता है. तो इसमें भी बहुत कठिनाई होती है या सावधानी रखनी होती है. तो ये भी एक अनुवाद का अलग रूप है, विज्ञापन का अनुवाद. फिर होता आवेदन पत्र का अनुवाद. आवेदन पत्र अर्थात हम नौकरी पाने के लिए जो कार्यालय को जो पत्र लिखते हैं उसका आवेदन पत्र कहते हैं. तो उसको भी बहुत ही, उसका अनुवाद भी थोड़ा अलग होता है. तो आवेदन पत्र का अनुवाद भी इस प्रकार होता है. मुहावते और कहावतें ये हर एक भाषा के अंदर होती है और एक ऐसे बनाई तो लोगों ने ही बनाई. लोगों ने ऐसे बातचीत करते करते ऐसे शब्द निकाले और उसको आगे चलकर मुहावरा या कहावतें कहने लगे. कहावतें अर्थात कही हुई बात. तो इसका अनुवाद भी थोड़ा सा अलग होता है. जैसे मुहावरों का अनुवाद, मुहावरे मराठी में इसको वाक्य प्रचार कहते हैं और हिंदी में इसको मुहावरा कहते हैं. तो आपको प्रश्न आएगा वाक्य प्रचार को क्या कहा जाता है, तो वाक्य प्रचार को मुहावरा कहा जाता है. और ये जो मुहावरा शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है. इसको कहते हैं बातचीत या बोलचाल. जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं उससे ही वो शब्द बनता है. तो ये अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा. तो मुहावरा हिंदी में कहाँ से आया, अरबी भाषा से आया और इसको मराठी में वाक्य प्रचार कहते हैं. फिर मराठी और हिंदी में कुछ मुहावरे होती है वो समान होती है. जैसे आंधळ्याची काठी होणे ये मराठी में हुआ तो यहाँ भी आंधळ्याचे अंधा लेते हैं
और काठी को लाठी बनाते, हंदे की लाठी होना। फिर डोळा लागणे, इसको सीधा इसमें होता है आंख लगना। तो कुछ ऐसे समान भी मुहावरे होते हैं और कुछ चेंज भी होते हैं, माना जैसे यहाँ जो वर्ड होगा वर्ड टू वर्ड नहीं लिया जाएगा, लेकिन भाव देखकर चेंज किया जाता है। फिर दूसरा होता है कहावते, कहावतों का अनुवाद। अभी मराठी में जिसको म्हण कहते हैं, मराठीतल्या म्हणी असतात, तो उसको हिंदी में कहा जाता है कहावत। तो कहावत शब्द का प्रयोग होता है, जो कही जाती है उसको कहावत कहते हैं। तो आपको प्रश्न आएगा मुहावरे को क्या कहते हैं। अगर मुहावरे को आपने म्हण लिखा तो रॉन्ग हुआ, मुहावरे को वाक्य प्रचार, और कहावत को आपको क्या लिखना है, म्हण लिखना है। कहावत को आपने वाक्य प्रचार लिखा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है कि वाक्य प्रचार अर्थात मुहावरा और म्हण अर्थात कहावतें। जैसे मक्का शब्द याद रखो, म से महावण और क से कहावत। फिर मराठी में हिंदी के कुछ सामने कहावतें, अड़ी मड़ी गुप चुपी, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, इस प्रकार के है ना, वैसे के वैसे समान रूप से एक भाषा से दूसरी भाषा में कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।